Welcome to Know How Learning Labs. Today we are going to study the chapter from NCERT textbook Class 8 CBSE Board Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe. As the name indicate, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि ये वर्ड दो वर्ड से बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म. माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग. मतलब कि ऐसे लिविंग थिंग जो इतने ज़्यादा छोटे हो जिनको हम अपने बेयर आइज से या नेकेड आइज से ना देख पाए, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. That means the living organisms which cannot be seen by unaided eyes are called microorganisms or microbes. यहाँ पे पिक्चर्स में जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है. सॉइल सैंपल, एक छोटा सा सॉइल पार्टिकल लेकर हमने ये सैंपल लिया तो उसमें देखा कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. या फिर हमारे हैंड को अगर हम मैग्नीफाई या जूम करके माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो भी उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे. दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे अनएडेड आईज से हम उन्हें नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी देम बाय अनएडेड आईज. अगर डेली लाइफ की बात करें तो हम अभी जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में हम बहुत ईजिली देख सकते हैं कि अगर ब्रेड बाहर खुला रख दिया जाए तो रेनी सीजन में क्या होता है, उस पर ग्रेइश वाइट पैचेस देखे जाएंगे. आखिर ये पैचेस उस पर क्यों आ गए, ब्रेड आखिर क्यों स्पॉइल हो गया? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन दी ब्रेड. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है जो ब्रेड के ऊपर ग्रेइश वाइट पैचेस बनाते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम क्लासिफाई करते हैं 5 मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में. बट जो 5वां कैटेगरी है वो बाकी के 4 कैटेगरीज से बिल्कुल ही अलग है. देखेंगे कैसे, डोंट वरी. सो microorganism is classified into bacteria, algae, protozoa, fungi and virus. But virus is far different from bacteria, algae, protozoa and fungi. Why? Because जो रिमेनिंग के ये 4 बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई हैं वो सारे क्या हैं, सेल के बने होते हैं, जबकि वायरस सेल का बना नहीं होता है. बट स्टिल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और भले ही वो सेल का नहीं बना है बट उसको हम अपने बेयर आइज से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखते हैं. जैसे कि हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, एंड यू कैन इजीली रिलेट कि हम कैसे उसे अपने बेयर आइज से नहीं देख सकते हैं. अब बात हो तो जनरली ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं. या तो वो यूनिसेल्युलर होंगे, जो भी सेल के बने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टी सेल्युलर होते हैं. और देखा जाए तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, वेदर इट्स मी, इट्स यू, इट्स सम अदर एनिमल्स और व्हाटएवर, इवन द माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस, राइट. सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे कि हमारे सारे बैक्टीरिया, सारे प्रोटोजोआ का अगर एग्जांपल हम कहें तो अमीबा, जो कि आपने सुना होगा, पैरामीशियम, ये सारी क्या है, यूनिसेल्युलर है. तो ये क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम अपने अनएडेड आईज से नहीं देख सकते हैं. उसके अलावा अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमें पता है 2 और कैटेगरीज है, जैसे कि एल्गी और फंजाई. तो एल्गी में हो जाएंगे हमारे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा, और फंजाई में हो जाएगा पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ईस्ट एंड ब्रेड मोल्ड. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखे हैं, यू कैन ईजिली रिलेट विद इट. लेकिन बात क्या है, ये जो एल्गी और फंजाई हैं ये मोस्टली मल्टी सेल्युलर होते हैं. मल्टी सेल्युलर कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने हो, राइट. तो एल्गी में अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यू नो एक्सेप्शन लाइज एवरीवेयर, तो यहाँ भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. तो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेल्युलर होता है बट स्टिल इट इज अ एल्गी. और फंजाई में भी एक एग्जांपल है यूनिसेल्युलर का, वो है ईस्ट, जो कि होता यूनिसेल्युलर है बट इवन इट लाई इन कैटेगरी ऑफ फंजाई. जबकि बाकी सारे मोस्टली फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर ही होते हैं इन जनरल देखा जाए तो.
अब बात आती है वायरस की कि भैया ये वायरस इतना क्यों अलग है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अलग है। तो पहला चीज जो इसे सबसे डिफरेंट बनाता है, इट इज ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर मीन्स इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। दूसरा क्या है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इन्फेक्टिशियस एजेंट है, जो जब ऐसे बाहर होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर नहीं मौजूद होता है, उस समय ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। बट जैसे ही ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म के सेल में चला जाता है या घुस जाता है, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, काउ सेल हो, एनिमल सेल हो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया का सेल हो, जैसे ये उसके अंदर घुस जाएगा तो ये वहां पे जाकर रिप्रोडक्शन करता है। दैट्स वाई ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। मतलब ये लिविंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसलिए वायरस को हम सबसे डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो कि आप देख के एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ऑब्वियसली ये कोरोना वायरस है। और दूसरा जो पिक्चर है वो T4 बैक्टीरियोफाज का है, दैट यू विल स्टडी इन योर लेटर क्लासेस। अब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए कहाँ जाते हैं? अगर इनके रहने की बात की जाए तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मेरा फोन हो, मेरा हाथ हो, मेरा नोज हो, या मेरे बॉडी का कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो, इवन वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों ना हो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लेकिन जो खास बात जो इन्हें बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट करती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि ये उन सारे एरियाज में रह सकते हैं जहां पे नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे कि कोल्ड आइस रीजन। कोल्ड आइस रीजन मतलब ग्लेशियर एरिया, अंटार्कटिका, उन सारे एरियाज में जहाँ पे नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर पाते, मैं और आप नहीं सरवाइव कर पाते, वहां भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा बेस्ट एग्जांपल है मार्शी लैंड हो गया, चाहे आप डेजर्ट ले लो या हॉट स्प्रिंग्स ले लो, हर जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो आखिर इसे फ्रेंड एंड फो क्यों कहा गया है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने अभी जस्ट टॉपिक में पढ़ा कि फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड हम किसको बोलते हैं? जो हमारी हेल्प करता हो, जो हमारी केयर करता हो। और फो किसको बोलते हैं? जो हमारे लिए खतरनाक हो या जो हमारा दुश्मन हो, राइट? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टर्म में अगर फ्रेंड बोले या फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत हेल्प करते हो, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और फो किसको बोलेंगे, या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जो हमारे लिए हार्मफुल हो, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, हमारे सर्वाइवल के लिए हार्मफुल हो, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। पहला है हमारा माइक्रोब्स दैट वी यूज इन आवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। डेली जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं, जैसे कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम दूध लेते हैं, दूध को हल्का सा बॉईल करते हैं, एकदम थोड़ा सा लाइट वार्म करते हैं ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और क्या करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं, थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं। और जब हम 12 घंटे के बाद या एक दिन के बाद उसको देखने जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें पूरी तरह से कर्ड जम गया है। ऐसे क्यों होता है? अचानक से कैसे मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया? तो क्या होता है कि जो कर्ड हमने उसमें मिक्स किया था मिल्क के साथ, उस कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जब हम उसमें मिल्क में मिक्स करके उसे छोड़ देते हैं तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया माइक्रोब्स का। दूसरा एग्जांपल, जैसे चीज फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया और फंजाई का हेल्प से हम चीज को फॉर्म करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड, इडली, डोसा, जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट हम खाते हैं वो सारे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही होता है। उसके अलावा अगर हम डॉ की बात करें, जो डॉ हम प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ एक्टिविटी 2.3 में एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब हम एक बाउल में ½ kg मैदा लेते हैं, उसमें थोड़ा शुगर ऐड करते हैं और उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसमें ईस्ट पाउडर डालते हैं और फिर से उसको
इतने अच्छे से मिक्स करते हैं कि वो पूरा डॉ क्या हो जाना चाहिए, सॉफ्ट हो जाए। अब जब वो डॉ पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया, इस तरह से हमने उसे मिक्स किया, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब जब हम वापस 2 घंटे बाद आएंगे और देखेंगे तो क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि वो डॉ का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है और डॉ थोड़ा ऊपर की ओर आ गया है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि वी एडेड द ईस्ट पाउडर। तो जैसे ही हम ईस्ट पाउडर डालेंगे तो ईस्ट क्या करेगा, उस डॉ में खुद को मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही ईस्ट जो है मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो क्या होगा, वो रेस्पायर भी करेगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ईस्ट रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है गैस बबल की तरह इंटैक्ट हो जाते हैं उस डॉ में और उस डॉ के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब आपको समझ आया कि आखिर डॉ का वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब कॉमर्शियल यूज की बात की जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मास स्केल में भी यूज करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया फर्मेंटेड बेवरेजेस, आई गेस सबको पता होगा अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड के बारे में, राइट। तो ये सारे जो अल्कोहल, वाइन, इन सब का प्रोडक्शन भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से करते हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली इस केस में, हम ईस्ट को ग्रो कराते हैं नेचुरल शुगर पे। वो नेचुरल शुगर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो ग्रेन्स के फॉर्म में हो लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, या फ्रूट्स हो, या कुछ भी हो। उसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है जिसमें इसने क्या लिया, 500 ml जो है एक बीकर में वाटर लिया और उसमें क्या उसको 3/4 तक भरा उस बीकर को और उसमें 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया। यू नो शुगर इज इम्पोर्टेंट टू मेक अल्कोहल। तो शुगर ऐड किया, उस शुगर में फिर हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर भी ऐड कर दिया और उसका सोल्यूशन बना के उसे थोड़े से वार्म इन्वायरमेंट इन द सेंस कि गर्मी के टाइम पे जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उतने टेम्परेचर पे उसको छोड़ दिया 4-5 घंटे। अब जब 4-5 घंटे बाद आके डिश उठाकर देखेंगे उस बीकर में, तो क्या हमें आएगा, स्मेल आएगा। कैसा स्मेल आएगा, एल्कोहलिक टाइप का स्मेल आएगा। दैट मीन्स जो ईस्ट हमने डाला उस सोल्यूशन में, वाटर और शुगर सोल्यूशन में जो ईस्ट डाला, उस ईस्ट ने क्या किया, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और इसी जो कन्वर्जन है शुगर का अल्कोहल में बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। गॉट इट। तो इस तरह से हम अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। इनका सबसे बड़ा क्रेडिट फर्मेंटेशन का किसको जाता है, लुईस पास्चर को, क्योंकि लुईस पास्चर ने 1857 में फर्स्ट टाइम फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर किया था और वही पर्सन थे जिन्होंने प्रूव किया था कि जो मिल्क है वो कर्ड में बैक्टीरिया की वजह से ही कन्वर्ट होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कन्वर्ट होता है। और इवन शुगर को अगर हम उस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज पे उन्होंने प्रूव करके बताया था। तो फर्मेंटेशन का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, लुईस पास्चर को। देन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मेडिसिन होता है एंटीबायोटिक्स। आई गेस नाम सबने सुना होगा बट पता नहीं होगा कि एंटीबायोटिक्स बोलते किसको है। तो ये काफी सिंपल है बट काफी कंफ्यूजिंग भी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो एंटीबायोटिक्स तो बनाएंगे बट एंटीबायोटिक्स होता क्या है, तो एंटीबायोटिक्स क्या है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, ताकि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस कर पाए या फिर उसको किल ही कर दे। ऐसे केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दैट मीन्स एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स व्हिच किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, राइट। सो ये जनरली जो है बैक्टीरिया या फंजाई के हेल्प से बनाया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम से बनाया गया है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से बनाया जाता है, ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे क्या हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। इन्होंने 1929 में ये डिस्कवर किया।
तो इन्होंने क्या देखा 1929 में अपने कल्चर के दौरान इन्होंने देखा कि जो डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया है वो मोल्ड के ग्रोथ से रिड्यूस होने लगा है और बहुत सारे बैक्टीरिया किल भी हो गए हैं। तो उन्होंने जब उस पे डिटेल स्टडी की तो उनको पता चला कि ये मोल्ड्स जो हैं कुछ ऐसे केमिकल सेक्रीट कर रहे हैं जिनकी वजह से वो जो डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया है या तो उसका ग्रोथ ही डिक्रीज हो जा रहा है या वो बहुत सारे बैक्टीरिया पूरी तरह से मर ही जा रहे थे। तो और इस पर्टिकुलर मोल्ड का नाम इन्होंने पेनिसिलिन मतलब इस मोल्ड से जो इन्होंने केमिकल प्रिपेयर किया उसका नाम इन्होंने पेनिसिलिन रखा। तो पहला जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुआ था उसको बोलते हैं पेनिसिलिन। नाउ वैक्सीन बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, सो वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? बहुत कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा। मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाती थी कि एंटीबायोटिक्स क्या है और वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन का अगर मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं तो उसके लिए थोड़ा बॉडी रिस्पॉन्स समझना होगा। बॉडी रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है या डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है कि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट आर्मी बनाता है। जैसे कि अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेगा तो इंडिया की आर्मी हमेशा रेडी रहेगी कि आई विल नॉट अलाउ यू टू अटैक इन माई कंट्री। वैसे ही जब बाहर की तरफ से या जो पैथोजेंस यानी कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, तो ये जब हमारे बॉडी को अटैक करते हैं तो बॉडी इसके अगेंस्ट एक आर्मी बनाता है। उस आर्मी का नाम क्या है? एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी क्या करता है? इन बैक्टीरिया या इन पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये फाइट करता है बट जीत नहीं पाता है तो हम देखते हैं कि हमें वो पर्टिकुलर डिजीज हो गया या हम वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गए। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, इस प्रिंसिपल को यूज करके ही वैक्सीन बनाया गया। वैक्सीन में हम क्या करते हैं? वैक्सीन में हम एकदम माइल्ड या इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजेंस किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का, लेट्स एग्जांपल अगर मैं पोलियो की बात करूं तो पोलियो वायरल डिजीज है, तो उस वायरस को हम क्या करते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। कैसे इंजेक्ट करेंगे? आइदर ओरली और विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो जनरली पोलियो को हम ओरली लेते हैं अपने बॉडी में। जैसे ही हम इसे अपने बॉडी में लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये पैथोजन है भले ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, अपनी आर्मी खड़ा करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एक बार एंटीबॉडी बन जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही एंटीबॉडी बन गया ऑलरेडी, तो अब जब दोबारा वो वायरस एक्चुअल में सच में हमें अटैक करेगा तो क्या होगा? हमारे पास ऑलरेडी उसके अगेंस्ट आर्मी है उसको हराने के लिए, जो कि है हमारा एंटीबॉडी। तो हमारा एंटीबॉडी फाइट करेगा और हमें उस पर्टिकुलर डिजीज काउजिंग माइक्रोब से बचाएगा। तो इसलिए वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। लाइक हमें कौन कौन सी वैक्सीन लगी थी? पोलियो हमने ड्रॉप के फॉर्म में लिया था, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी की, स्मॉल पॉक्स की, उसके अलावा कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब की वैक्सीन दी जाती है। और इन वैक्सीन को डिस्कवर करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था 1798 में। तो ये हो गई वैक्सीन की स्टोरी। तो वैक्सीन और एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, नॉट एंटीबॉडीज, ओके। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स में क्या मेन डिफरेंस है? वैक्सीन जो है बेसिकली वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स रहता है, इन्फेक्टिशियस माइक्रोब्स रहता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म और वीकेंड फॉर्म ऑफ इन्फेक्टिशियस माइक्रोब्स रहता है, जिसे हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए। लेकिन एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ये वो केमिकल्स होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करता है ताकि वो दूसरे इन्फेक्टिशियस या डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स को
या तो उनके ग्रोथ को एकदम रिड्यूस कर दे या उन्हें किल कर दे। तो ये है मेन डिफरेंस। उसके अलावा ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, वो उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्लांट, हमें जैसे पता है ऑक्सीजन हमारे चारों ओर एयर में प्रेजेंट है, वैसे ही नाइट्रोजन गैस भी हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। बट प्लांट्स उन नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली नहीं इनटेक कर सकता है। उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो डायरेक्टली वो नाइट्रोजन गैस ले ले और उसको यूज कर ले। तो अब उसको यूज करने के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं प्लांट को। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन गैस को, ताकि वो प्लांट इजिली अपने रूट से एब्जॉर्ब कर ले और उसको यूटिलाइज कर पाए। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्लांट्स का, एनिमल्स का, कुछ एनिमल्स के डेथ हो जाते हैं या फिर उनकी जो एक्सक्रीटा हो गई एंड ऑल, या फ्रूट वेस्ट, पील्स एंड ऑल, इन सबको अगर हम कंपोस्ट में डाल दे और उसको छोड़ दे तो हम क्या देखते हैं, ये सड़ जाता है। सड़ने के बाद ये खुद ही ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हम खेती में यूज करते हैं, जनरली देखा होगा। बट ये कैसे मतलब डिकम्पोज होता है, कैसे ये उस चीज में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कैसे ये इजिली मिट्टी में मिलता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करके उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। उसको हम मैन्योर के तरह यूज करते हैं फील्ड्स में। तो यानी कि ये क्लीनिंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल है। हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को साफ सुथरा क्लीन रखने में हेल्प करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सारी रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है और कैसे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अपने थिंग्स, अपने खाने एंड ऑल को प्रोटेक्ट करें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा टाइम के लिए चले। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए एंड होप सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून। थैंक यू।